Yes, we are live now. Hello friend, this is Raman and welcome to Chemistry Monk. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा था, है ना। हमने रफ आइडिया डेवलप करा था कि क्या होता है फ्री रेडिकल की पहचान क्या है, फ्री रेडिकल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या, मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज इन द सेंस कि उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वह ट्राइगोनल प्लेनर होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। और पिछला ही लेक्चर में आप पलट के पन्ना देखेंगे तो आपके कॉपी पे लिखा होगा एक पैच बना करके कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि किसी एक एटम में, अगर कोई मॉलिक्यूल में एक एटम है और उस एटम में कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और कुछ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, जैसे यह एक हमारा मॉलिक्यूल के रूप में आयन है क्या, या ऐसे बोल लो आयन के रूप में मॉलिक्यूल, ये आयन है या मॉलिक्यूल कुछ भी है, ठीक है सर। ये कार्बन की हाइब्रिडेशन अगर मैं निकाल लूँ तो सर इसकी हाइब्रिडेशन मैंने निकाला था पिछले क्लास में sp2 का क्या मतलब होता है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यस, और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सारी बातें आपको बताई जा चुकी है। अगर किन्हीं को नहीं बताया गया है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे, मुझसे पढ़े वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये एक आयन के अंदर कार्बन के पास 3 हाइब्रिड और एक अनहाइब्रिड है, मतलब कि ये 3 हाइब्रिड के परपेंडिकुलर होगा या एक अनहाइब्रिड, या ऐसे बोलो कि इस एक अनहाइब्रिड के परपेंडिकुलर होगा ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कैसे होगा भाई, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे को सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे सेपरेट होना चाहेगा। तो ये एक हाइब्रिड ऐसे हुआ तो एक प्लेन में 3 चीज़ों को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। तो देख बेटा, अगर यहाँ पे रखोगे तो ये 90 डिग्री रहेगा, लेकिन अगर कोई यहाँ पे रख दे और इसको यहाँ पर रख दे, दिख रहा है क्या, देखा जाए जरा सा, ये 3 छड़ी दे दी जाए आपको और बोला जाए कि इस प्लेन में मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखिए, तो 3 छड़ी को तो मुझे लग रहा है कि ये 3 चीज़ें हैं, तो इसी तरीके से आप रख पाएंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस यही हो पाएगा, हाँ या ना बोला जाता है। दिख रहा है ना, एक ऊपर एक ऐसे, और इसके बीच का बॉन्ड एंगल क्या होगा 120 डिग्री। और इसी के ये हो गया एक हाइब्रिड, एक हो गया दूसरा हाइब्रिड, ये हो गया तीसरा हाइब्रिड, और इसी के ऊपर नीचे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में देखें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक होगा। तो एक इसके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी है, एक इसके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी है। वह अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि अगर ये बोर्ड पे है तो एक लोब्स बोर्ड के अंदर धंसा हुआ होगा, एक लोब्स बोर्ड के बाहर निकला हुआ होगा। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाने में खत्म हो गए होंगे, बच गया होगा सर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उसी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होगा फ्री रेडिकल, है ना। फ्री रेडिकल कहाँ पे होगा, अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिटल्स में ही होगा। इसके पास सर 4 ऑर्बिटल है, एक हाइब्रिड एक हाइब्रिड एक हाइब्रिड, 3 हाइब्रिड और एक अनहाइब्रिड, तीनों हाइब्रिड सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो एक अनहाइब्रिड बच गया, उसी में फ्री रेडिकल उसका रहा होगा, हाँ। ये सारी बातें हो चुकी थी और हमने ये भी देख लिया था कि फ्री रेडिकल जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो कोई ऐसा ग्रुप इसके पास जुड़ जाए जो इसमें इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दे, इलेक्ट्रॉन डोनर जो हो, इलेक्ट्रॉन डोनर, वह इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा भाई, क्योंकि ये 8 होने की तमन्ना रख रहा है। ये 8 अगर हो जाए तो इसको मजा आ जाए, मुक्ति मिल जाए, और 7 ही है तो ये मरे जा रहा है। 7 से 8 होने के लिए कोई ग्रुप मिल जाए जो इसमें इलेक्ट्रॉन देने लग जाए तो ये 7 से 8 के करीब पहुंचने लग जाएगा, तो ये स्टेबल होगा। और इलेक्ट्रॉन डोनर किसको बोलते हैं भाई, प्लस आई ग्रुप, मतलब कि कोई प्लस आई ग्रुप मिल जाए वो फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करेगा। अब प्लस आई ग्रुप में भी कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो, क्या बोल रहा हूं मैं, प्लस आई ग्रुप में भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, तो प्लस आई ग्रुप में भी कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला हो तो जल्दी जल्दी देके इसको जल्दी स्टेबल करेगा। तो हमने देखा था कि स्टेबिलिटी का, फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो प्लस आई ग्रुप तो होता ही होता है, प्लस आई ग्रुप के तो होता ही होता है, लेकिन इस प्लस आई ग्रुप का स्ट्रेंथ को कितना मजबूत प्लस आई है उस पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। अगर वहीं कोई ऐसा ग्रुप हो जो इसमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो,
माने क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल करके ये पहले ही कमी से जूझ रहा था और इसमें कमी बढ़ा देगा, मतलब कि और ये बेचैन कर देगा, बोले तो और ज़्यादा यह अनस्टेबल हो जाएगा। किसके कारण? माइनस आई ग्रुप के कारण, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण, बोले तो माइनस आई ग्रुप के कारण। तो माइनस आई ग्रुप की स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी और घटेगी, बोले तो स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस आई ग्रुप के, माइनस आई ग्रुप के मजबूती के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इन सारी बातों की चर्चा हो गई थी। आवर नेक्स्ट इंटरमीडिएट एंड इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन। इसी को कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, इसी को कार्बोनियम आयन, पुराने बुक में कार्बोनियम आयन लिखा रहता है, न्यू टर्म इज कार्बोकेटायन, न्यू टर्म इज कार्बोकेटायन। सीखा जाए सर, एग्जाम्पल दिखा जाए, एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल है भाई? तो इसके एग्जाम्पल की अगर मैं चर्चा करूं तो एग्जाम्पल है CH3+, CH3, CH2+, CH3, CH3, CH3+, ये सारे क्या है? कार्बोकेटायन हैं, ये सारे क्या है? कार्बोकेटायन है एक्सेट्रा, है ना। मतलब कि मैं कहना क्या चाहता हूं, कार्बो प्लस केटायन, कार्बो स्टैंड फॉर कार्बन और केटायन स्टैंड फॉर पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन। सर ठीक है, हम समझ गए कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन, तो प्लस चार्ज आता कैसे है जरा देखा जाए। ये CH3 तो है, इस पे प्लस चार्ज कैसे आया होगा? तो प्लस चार्ज की कहानी मैंने बता रखा है कि चार्ज आया है मतलब ये किसी के साथ बॉन्ड बनाया होगा। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन और X का एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, X इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाए तो ये जो परिणाम बनेगा ये CH3 का एक इलेक्ट्रॉन X भी लेके अपना तो लेके गया ही गया, X ने अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के गया ही गया, इस फ्री रेडिकल इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन जो इस बॉन्ड बनाने में शामिल हो रहा था उसको भी लेकर के भाग गया, मतलब कि CH3 पर प्लस चार्ज और ये X पे माइनस चार्ज। बोल बहादुर क्या सही है? CH3 पर प्लस चार्ज और X पर माइनस चार्ज, यही हमारा बन गया कार्बोकेटायन। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि कार्बोकेटायन कैसे बनता है, तो हेट्रोलिटिक, ये किसकी पहचान है भाई? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फ्यूजन। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड होता कैसे है? हेट्रोलिटिक बॉन्ड किस फेज में होता है बेटा? पोलर सॉल्वेंट में। कभी भी गैसियस फेज या नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप नहीं सोचोगे। तो सर कार्बोकेटायन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देखा हमने कि यह हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन है और पोलर सॉल्वेंट में होगा, पोलर सॉल्वेंट में ही होगा और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन है, मतलब कि इसमें कोई एक ही एटम बॉन्ड बना होगा दो एटम के बीच, लेकिन कोई एक ही एटम इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया होगा। देख बेटा ये कार्बोकेटायन कैसे बना? कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए और इलेक्ट्रॉन लेके भागने को बोला जाता है बेटा लिविंग ग्रुप। अगर कोई ऐसा ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन लेके लीव कर रहा है, लीव बोले तो प्रस्थान कर जाना, हट जाना, चले जाना, है ना। तो लीव ये क्या हो रहा है? X लीव कर रहा है ना, ये CH3 को छोड़ दे रहा है, लीव कर दे रहा है। तो बेटा कार्बोकेटायन बनने के लिए ये बहुत ही आवश्यक शर्त है कि कोई लिविंग ग्रुप हो। वह लिविंग ग्रुप क्या करे? लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेकर के ही जाए। लिविंग ग्रुप हमेशा, लिविंग ग्रुप कहने का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रॉन ले करके जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले करके जाएगा। मतलब कि कार्बोकेटायन बनने के लिए आवश्यक क्या है? लिविंग ग्रुप होना चाहिए। आवश्यक क्या है? पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। आवश्यक क्या है? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होना चाहिए। लिविंग ग्रुप हो, पोलर सॉल्वेंट हो, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ही होगा। मतलब कि कार्बोकेटायन बनने के लिए दो अनिवार्य शर्त, पोलर सॉल्वेंट और लिविंग ग्रुप की अवेलेबिलिटी। उस कंपाउंड के पास लिविंग ग्रुप होगा तभी कार्बोकेटायन बन सकता है। किससे जुड़ा हुआ लिविंग ग्रुप? कार्बन से जुड़ा हुआ लिविंग ग्रुप। तो पहला इंपॉर्टेंट बात लिखा जाए, पहला इंपॉर्टेंट बात लिखा जाए, फॉर्म्ड एज अ हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, फॉर्म्ड एज अ हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, फॉर्म्ड एज अ हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। अगर हेट्रोलिटिक मैं कह रहा हूं तो अंडरस्टूड है कि वह पोलर सॉल्वेंट में ही हुआ होगा। कभी भी गैसियस फेज या नॉन पोलर सॉल्वेंट में हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज नहीं संभव है। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज मैं कह दे रहा हूं, इसलिए पोलर सॉल्वेंट नहीं लिख रहा हूं। ओके, कार्बोकेटायन
हाँ लिखा जाए फॉर्म्ड एज अ, क्या लिख रहे थे, फॉर्म्ड एज अ heterolytic bond cleavage when a living group formed as a heterolytic bond cleavage when a living group को LG लिखा जाता है, लाइफ्स गुड नहीं, LG आपकी टीवी का कंपनी नहीं है, टेलीविजन वाली कंपनी नहीं है, लिविंग ग्रुप LG। व्हेन अ लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स, लिविंग ग्रुप है तो भागेगा, डिपार्ट्स बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, एक अपना और एक दूसरे का, टेकिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, फॉर्म्ड एज ए हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन या हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज व्हेन अ लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमने लिख लिया कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। दूसरा पॉइंट आप बताएं, दूसरा पॉइंट बताएं कि कार्बोकेटायन बना है, ये चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा। तो सर इसका इलेक्ट्रॉन किसी ने लेके भाग गया, कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए या गेन हो जाए तो चार्ज होता है। यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लॉस से पॉजिटिव चार्ज, बोले तो ये चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। तो दूसरा पॉइंट लिखें, दूसरा पॉइंट लिखें, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। कार्बोकेटायन क्या है सर, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज है। पॉजिटिवली ये क्या है, पॉजिटिवली प्लस का चार्ज VELY, पॉजिटिव ELY, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। जरा देखा जाए बच्चे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम हम हलवा टाइप बात हो गई। ये जानते हो कितनी महत्वपूर्ण बातें पढ़ाई जा रही है, लोग कूदते हैं इसको पढ़ाने के क्रम में, है ना। जिनको थोड़ा बहुत ही पढ़ाने आता है, या तो लोगों को पढ़ाने नहीं आता, उनकी आवाज़ नहीं निकलती, उनकी तो आवाज़ नहीं निकलती है, और जिनको थोड़ा बहुत पढ़ाने आता है वो कूदते हैं, है ना। मतलब ये थोड़ा बहुत पढ़ाने आता है तो कूदते हैं, और मतलब कूद के आपकी भविष्य, आपको उनको पता नहीं, वो स्टेज पे नहीं कूद रहे होते, आपके भविष्य पे कूद रहे होते हैं और आपके भविष्य को नस्ताबूद कर देते हैं, है ना। तो कूदना नहीं है, बोलना है, रिलेवेंट बातें बोलनी है, जो प्रासंगिक है उतनी ही बातें बोलनी है, और कमाल की चीजें सीखते चलना है। एकदम एक इंपॉर्टेंट बातें वो 100 बार आएंगी। अच्छी बातें की तो यही खूबसूरती है कि वो बार बार आएंगी आपके लाइफ में, अच्छी बातें बार बार आएंगी। जैसे बॉन्ड ब्रेकिंग अच्छा बात है, हमारे यूज का बात है, हर बार आ रहा है, आएगा, आगे भी आते रहेगा। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है। सर ये क्या बन रहा है जरा देखना, ठीक है। मान लो ये Cl लगा हुआ है, पोलार सोल्वेंट ले रहे हैं, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, ये चला जाए। इस स्पीसीज को मैं कार्बोकेटायन बोल रहा हूं, इस स्पीसीज को मैं क्या बोल रहा हूं, कार्बोकेटायन। फ्री रेडिकल सबके लिए डिफाइंड था, कार्बन के लिए भी, क्लोरीन के लिए भी, क्लोरीन फ्री रेडिकल भी, ब्रोमीन फ्री रेडिकल भी, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल भी। लेकिन कार्बोकेटायन एकदम स्पेसिफिक टर्म है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन बनता कैसे है सर, कोई लिविंग ग्रुप लीव कर जाए इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके, तब कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है सर, कार्बोकेटायन बन गया, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक इसका, दो इस कार्बोकेटायन के पास, 2 2 4 2 6, मतलब कि इस कार्बोकेटायन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली, फिर मैं लिख दिया पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज having 6 electrons in their valence shell. Positively charged species having 6 electrons in their valence shell. इन देयर वैलेंस सेल। हमने पढ़ा अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स में कि सर कोई भी हाइड्रोजन एटम को छोड़ करके बाकी सारे एटम जो सेकेंड पीरियड के होते हैं, मैं इतना क्यों बोल रहा हूं,
मैं सीधे सीधे बात बोलूंगा, हाइड्रोजन एटम को छोड़ करके बाकी सारे एटम को चाहत होती है ऑक्टेट पूरा करने की, 8 इलेक्ट्रॉन रखने की। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या चाहेगा कि मैं 8 इलेक्ट्रॉन ले लूं। कैसे ले होगा 8 इलेक्ट्रॉन? कहीं कहीं से इलेक्ट्रॉन ले करके। तो आप ही बताइए, ये जो कार्बोकेटायन है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, वह इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता है? बेशक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। डिफिशिएंट बोले तो कमी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। आपको एहसास नहीं, आपको कितना इंपॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण चीजें सीख रहे हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मैं क्या बताऊं, अगर मैं हनुमान होता तो अपनी सीना चीड़ के दिखा देता कि देख बेटा कितना इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल सीना चीरता ना तो IIT JEE लिखा रहता, नीट लिखा रहता। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। पूरी आज से स्टार्ट हो गई और ऑर्गेनिक के अंतिम क्लास तक यही सब चीजें चलेंगी, यही बाजा बजेगा, आपको सुनना पड़ेगा। अब आप कोई इस पे नाच सकता है, कोई इस बाजा को समझेगा, इस म्यूजिक को समझेगा तो नाचेगा, जो नहीं समझेंगे, जो लगेगा कि या तो उनको इरिटेट करेगा ये, तो आप समझिए कि आपको समझना है कि नहीं। मैं तो अपनी बाजा बजाऊंगा। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा? क्या पागलों वाली बात कर रहे हो सर? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यार, बिल्कुल हमारा काम है आपको लिखाना। आप समझ गए कि आपको आता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। सर अभी हमने पढ़ाए थे एक बात, उसमें हमने सीखा था कि पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक। तो सबसे पहले ये बताओ सर कि इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है क्या वह पेयर्ड के रूप में अपने आप को अरेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। 6 इलेक्ट्रॉन है, 2-2 के 3 सेट लग सकते हैं। 2-2 का 3 सेट हम ले सकते हैं, बोले तो पेयर्ड है, ये पेयर्ड है। और अनपेयर्ड होते थे पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड क्या होंगे? डायामैग्नेटिक। मतलब कि डायामैग्नेटिक कहने का क्या मतलब हुआ कि इसको अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में ले जाऊं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाऊं, तो यह अट्रैक्ट फील करेगा या रिपेल फील करेगा? इसका अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? भाई अरे बता मुझे, इसका अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? रिपल्सन होगा। डायमैग्नेटिक है तो रिपल्सन होगा, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। आप लिख भी सकते हैं, बिल्कुल पीछे तो लिख ही लोगे, यहां पे लिख लें, रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट पॉइंट डायमैग्नेटिक लिख लिए, सब कुछ बातें तो लिख ही रहे हैं, है ना। हाँ सर, ये आप बताइए कि सर इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है क्या? इलेक्ट्रोफाइल बोले तो क्या होता था सर? इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो, क्या यह इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा? हाँ 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 हाँ, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है बहादुर। दिस इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। कहीं पे और तो कहीं लिखे थे क्या? अच्छा लिखे होंगे तो ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल हो गया। सर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था ना, वहां से 2 सेंस आता था। एक तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वह पक्का और पक्का इलेक्ट्रोफाइल होगा ही होगा। यस, कोई लीविस एसिड भी हो सकता है अगर वह पेयर में एक्सेप्ट करे। सर 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास कितना? 6 इलेक्ट्रॉन है। ये कितना चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेना? 2 इलेक्ट्रॉन। बोले तो ये पेयर में एक्सेप्ट कर सकता है क्या? हाँ हाँ। तो ऑल्सो कैन एक्ट एज, ये लिखे हम पूरा बात, कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। आज से मैं इलेक्ट्रोफाइल को ई पर प्लस करके लिखा करूंगा। ओके हाँ सर, लीविस एसिड भी हमने तय कर लिया कि ये लीविस एसिड जैसा भी काम करेगा। कैन एक्ट एज लीविस, पूरा अच्छा से मैं लिखता हूं, LEWIS, लीविस एसिड। कैन एक्ट एज लीविस एसिड, कैन एक्ट एज लीविस एसिड। पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक है, हर कुछ तो हमने सीख ही ली, है ना। हाँ, अब इसके जरा सा हाइब्रिडेशन पे चर्चा कर ली जाए क्या? लगे हाथ, इसकी हाइब्रिडेशन बतला दी जाए। चलिए हाइब्रिडेशन बताया जाए। अरे कोई तो बोल, हाँ 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 हाँ, आपको आ रहा है। मैंने आपको हाइब्रिडेशन समझाया था और आपको आ रहा है। CH3+
क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन सर? ये इसको मैं पूरी लिखूं तो ऐसे लिखूंगा क्या, 3 हाइड्रोजन है और एक प्लस है, CH3 प्लस है। सर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसी कार्बोकेटायन की हाइब्रिडेशन निकालना है तो सबसे पहले सर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालो ना। क्या होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, नंबर ऑफ लोन पेयर 0। बोले तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 आ रहा है क्या? 3 के लिए हाइब्रिडेशन क्या डिजाइन किया गया है? sp2। sp2 का मतलब क्या होता है? sp2 का मतलब क्या होता है भाई? sp2 का मतलब होता है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्लस 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्लस 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मतलब कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक प्लेन में होंगे और ये एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये कैसे रहा होगा? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये कार्बन है, इसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, सब पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी, है ना। ये हो गया, ये एक H के साथ जुड़ रहा है, दूसरा H के साथ जुड़ रहा भाई, और ये तीसरी H के साथ जुड़ रही। ये कार्बन है, कार्बन के 3, और इसके पास एक होगा हमारा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कहाँ पे होगा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स? तो इसके परपेंडिकुलर। अब ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज मतलब कि लॉस हो जाना है। अभी बताओ ना भाई, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है क्या एक्स्ट्रा? सारे के सारे बॉन्ड में है, और सारे के सारे बॉन्ड तो ये बतला दिया गया है ना। तो इसमें कोई ये वैकेंट है, ये क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। माने कार्बोकेटायन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है क्या? यस, कार्बोकेटायन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। कार्बोकेटायन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। बॉन्ड, यही बॉन्ड बन रहा है क्या? ये बॉन्ड बन रहा है क्या? अगर मैं इस बॉन्ड एंगल की चर्चा करूं तो कितना होगा? अभी मैंने 3 चौक लगा के दिखाया था कि प्रीवियस लेक्चर्स में, क्या 120 डिग्री। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, उसके नीचे लिखेंगे 120 डिग्री बॉन्ड एंगल बराबर 120 डिग्री, 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या होगा? 120 डिग्री होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा? 120 डिग्री होगा। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। चलिए, अब जो इतना तो हम कार्बोकेटायन के बारे में समझे। सर ये तो एप्लीकेशन कर रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट का, मतलब कि रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को प्रभावित करेगा इंडक्टिव इफेक्ट, हमने तय किया था। कैसे प्रभावित करेगा सर? कार्बोकेटायन इज ए काइंड ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। यस, नो, यस, यस। तो सर यहाँ पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को, रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को इंडक्टिव इफेक्ट कैसे प्रभावित करेगा? तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा भैया स्टेबिलिटी ऑफ? जरा सा देख लें। कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बोले तो कुछ ऐसी चीज है, इस पे प्लस लगा हुआ है। मान लो कि यहाँ पे हट करके CH3 लग गया, तो मैंने बताया था ना CH3। भैया देख, जहां भी चार्ज दिखे ना, ये है हमारी बीमारी और ये है हमारी दवा, है ना। अब आपको बीमारी होता है तो आप दवा का प्रभाव देखते हो बीमारी पे, ना कि बीमारी का प्रभाव देखते हो दवा पे कि क्या हुआ दवा। आप दवा खा करके फीवर चेक करते हो, ये नहीं देखते हो कि दवा खाए हैं तो कितना दवा खत्म हुआ, बीमारी का क्या प्रभाव हुआ दवा पे। नहीं, दवा के बारे में आप नहीं सोचते, दवा खाने के बाद बीमारी के बारे में सोचते हो। मतलब कि दवा का प्रभाव देखा जाता है बीमारी पे। तो कहीं भी चार्ज दिखे ना भाई, कहीं पे चार्ज दिखे, वह घाव ही है, वह बीमारी ही है, और उसके अगल बगल लगने वाले स्पेसिस दवा होते हैं। तो CH3 कौन सा अपना गुण दिखाता है सर? इंडक्टिव इफेक्ट, या इलेक्ट्रॉन दे सकता है, प्लस आई ग्रुप है ना। इलेक्ट्रॉन दे करके इस C+ को, किसके बीमारी थी सर? किसकी बीमारी थी, है ना? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो कोई अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो फिर इसको मजा आ जाए। ये CH3 दे रहा है क्या? हाँ सर दे रहा है। मतलब कि प्लस आई ग्रुप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा क्या? हाँ सर करेगा। बोले तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन मैं लिख सकता हूं क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप
अब एक बात और देखो, अगर प्लस आई ग्रुप ज्यादा देने वाला हुआ, हमने पढ़ा था ना, अगर यहीं पे निगेटिव वाला रहता तो धन 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 करके देता, धन 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 करके दे करके इस कार्बोकेटायन में जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी बहुत हद तक पूरा कर देता। मतलब कि जितना स्ट्रॉन्ग प्लस आई की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा, वह इस कार्बोकेटायन को उतनी ही ज्यादा स्टेबल करेगा। हाँ या ना बोल? यस। तो मैं लिख सकता हूं क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप तो स्टेबल करेगा ही करेगा, लेकिन जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप की मजबूती होगी, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई ग्रुप, जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप मजबूत उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, है ना। जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप मजबूत होगा, देने वाला जितना मजबूत होगा, उतनी ही ज्यादा दे करके इस कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देगा। बोले तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई ग्रुप। चलिए ठीक सर, ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देख लिए, है ना। इसको माइनस आई ग्रुप के रेस्पेक्ट में बोलना हो तो क्या, माइनस आई ग्रुप, अगर ये यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप होता एक्स जो माइनस आई होता, माइनस आई क्या करता, खींच करके, इसमें ऑलरेडी पहले से कमी है, खींच करके और इलेक्ट्रॉन की कमी कर देता, और इलेक्ट्रॉन की कमी होता मतलब कि अनस्टेबल होता। इसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन इसकी कमी को कोई पूरा करे तब जाके स्टेबल होता, 6 से 8 की तरफ जाता। अब 6 से इसको 5 कर दीजिए और इसकी बेचैनी बढ़ जाएगी। बोले तो ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। किस केस में, अगर कोई खींचू ग्रुप लगा हो, खींचू ग्रुप बोले तो माइनस आई ग्रुप, अगर जब खतरनाक खींचू ग्रुप लगा हो तो और ज्यादा खींच करके और ज्यादा इसको स्टेबल कर देगा। मतलब कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई ग्रुप के मजबूती के। यस, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ग्रुप अटैच्ड बोले तो किससे अटैच्ड, कार्बोकेटायन से, है ना। यहां पर भी आप अटैच्ड लिख लेंगे। ओके, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा कार्बोकेटायन के बारे में, है ना। तो ये कार्बोकेटायन भी इतना ही हमें जानना है, हम उतना ही जान रहे हैं बेटा, बिल्कुल पिन कंसंट्रेटेड है ना। हम उतनी ही जान रहे हैं जितना हमें जानना है, और इससे ज़्यादा भी जानना नहीं है, इससे कम भी जानना नहीं है, बिल्कुल बैलेंस्ड है ये इतना जानना, है ना। तो इतना हम जान रहे हैं, है ना। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जिस पे हम चर्चा करेंगे, दैट विल बी नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट कॉल्ड कार्बन आयन। दैट विल बी नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट कॉल्ड कार्बन आयन। तो आप इन सारी बातों को खूब ध्यान से सीखिए, बहुत क्वेश्चंस आने वाला है, बल्क में क्वेश्चंस आएगा, है ना। एक थ्योरी है, छोटी हिस्सा है, सबको एक जगह पे हम इकट्ठा कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। बस आप 2 बार 4 बार रीडिंग करोगे और इतनी क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ आप लोगों को तक पहुंचाया जा रहा है बातों को, है ना। इतनी आसान तो कभी भी ऑर्गेनिक नहीं था, है ना। यू आर मच लकी, इतनी अच्छी तरीका से, इतनी जनरलाइज्ड वे में कर करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो इसकी आप ज़रूर तवज्जो देंगे और चीज़ों को बिल्कुल जैसा मैं बतला रहा हूं वैसे ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगला क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कार्बन आयन। ओके, नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अबाउट कार्बन आयन, है ना। इट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू। हाँ, अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है ना, तो हम लगे हाथ आज ही ख़त्म भी कर लेंगे, कार्बन आयन को भी हम ख़त्म ही कर लेंगे, सल्टा ही देते हैं कार्बन आयन। अगले क्लास से हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारा। तो बेटा चार्ज जो है वो बीमारी है, चाहे वह पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, चार्ज का होना मतलब कि बीमारी का होना। एटम की क्या चाहत है, 8 इलेक्ट्रॉन पाना। अगर 8 से कम है तो वह बेचैन रहेगा, 8 से कम है तो वो बेचैन रहेगा, 8 से ज़्यादा भी हो जाए वह भी बेचैन होगा। अब कुछ कहानी सुन लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, चार्ज बीमारी है, चार्ज जहाँ कहीं भी होगा चार्ज का आना अच्छी बात नहीं, है ना। चाहेगा सिस्टम कि चार्ज अपने ऊपर से मैं ख़त्म कर लूँ, अपने ऊपर की चार्ज को मैं ख़त्म कर लूँ। जरा सा खूब ध्यान से देखें आप, मैं बोल रहा हूँ कि चार्ज का आना अच्छी बात नहीं, चार्ज अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल ये सारी बातें लिख लेनी चाहिए आपको भी। चार्ज अच्छी बात नहीं, चार्ज आएगा तो चार्ज खत्म होना चाहेगा। ओके, ठीक है, चार्ज होना अच्छी बात नहीं।
पहली बात हमने सीखा कि चार्ज का होना अच्छी बात नहीं है सर, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या सीख रहे हैं कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहेगा? अपनी मेहनत से, अपने किस्मत से। मेहनत ही किस्मत है भाई, अपने किस्मत से, है ना, या किसी से मांग के भी स्टेबल हो सकता है 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन केमिस्ट्री बहुत ही ईमानदार लोगों की दुनिया है ना। अगर इसको 8 चाहिए तो अपनी मेहनत करेगा, इसके किस्मत में होगा तो 8 होगा। जैसे नियॉन किस्मत में 8 है, ऑक्टेट होता है ना बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं। आर्गन 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो ये ठीक है, ये सारे लोग के किस्मत में है। बाकी नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन भी चाहता है कि हमें 8 इलेक्ट्रॉन मिले, इसी के क्रम में वो बॉन्ड बनाना शुरू करता है ना, किसी से मिलना जुलना शुरू करता है। जो बिजनेस करते हैं देखते हैं ना, बहुत लोगों से मिलते हैं। यस, जिसकी जितनी ज़्यादा भूख हो उतनी ही ज़्यादा लोग को कस्टमर बनाएंगे, है ना। लेकिन आप गांव में देखते होंगे जो जमींदार टाइप के लोग हैं वो कहीं से मिलने नहीं जाते, चुप बैठे रहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल का जमींदार है इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। उसको बोला जा सकता है पीरियोडिक टेबल का जमींदार। इनर्ट गैस है, जमींदार है वो, है ना। लेकिन बाकी सारे लोग, पीरियोडिक टेबल के सारे लोग अपने पड़ोसी जमींदार जैसे होने की कोशिश करते हैं, मतलब कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल को पाना चाहते हैं। ठीक है भाई, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने से हो जाए, मेहनत करके हो जाए, तभी वो करना चाहेगा। मेहनत करना बोले तो किसी के साथ बॉन्ड बनाना, है ना, बॉन्ड बनाना, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, अच्छी है। अगर मान लो कि सर ये C H के साथ बॉन्ड था, ये भी H था, ये भी H था, ये भी H था, किसी तरीका से ये बॉन्ड टूट रहा है, किसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट पे रखें, तो पोलर सॉल्वेंट तो इसको हेट्रोलिटिकली ही तोड़ेगा। और मान लो कि कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये इसका हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आ गया। मतलब कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, जरा खूब ध्यान से गौर से सुनना भाई। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, एक कार्बन का था, एक हाइड्रोजन का था। लेकिन जब बॉन्ड टूट रहा है तो कार्बन का भी इसके तरफ आ जा रहा है और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन कार्बन के तरफ ही आ जा रहा है। मतलब कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया क्या, कार्बन। हाँ सर, तो ये अलग होगा H+ के रूप में, और ये C पे माइनस आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस आता है ना, माइनस आया है, ठीक है। क्या है सर, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, यही है ना। मतलब कि यही तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे का ले लिया, तो इसी का पहचान पत्र है माइनस। यस, तो अगर मैं इसकी हाइब्रिडेशन निकालूं तो क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है और नंबर ऑफ लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन की जोड़ा कितना दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन की जोड़ा कितना दिख रहा है भाई, तो 3 दिख रहा है क्या इलेक्ट्रॉन की जोड़ा, अरे 1 दिख रहा है, अरे 3 कैसे दिख रहा है, 3 तो सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इसकी निकालूंगा तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितना, 1 2 3, लोन पेयर कितना, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी कितनी है 1, तो कितना हो गया 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है भाई, sp3। मतलब कि यह जो पूरी सिस्टम है कार्बन आयन, उसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। ठीक है, ये कार्बन आयन की हाइब्रिडेशन sp3 है। ये तो ठीक है। इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो देखिए भाई 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है। लेकिन क्या ये मेहनत करके लाया है, नहीं, गद्दारी करके लाया है। तो इसको बेचैनी, रात भर नींद नहीं आएगी, मतलब कि ये अनस्टेबल है, इसको रात में गंदे सपने आएंगे, है ना, किसी को चुरा के लाया है ये। तो 8 इलेक्ट्रॉन के रहने के बावजूद भी यह अनस्टेबल है ना। तो ये क्या करेगा, मंदिर में दान देना शुरू करेगा। अपने सपना नहीं आए गंदे, इसलिए मंदिर में दान देना शुरू करेगा। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा, कितना दे सकता है, देख भाई, एक ही चुरा के लाया है ये। अब इसको इतनी गिल्ट फील हो गया कि अब ये सोचेगा हम 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, अपना भी दे दे, अपनी पाप को खत्म करने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। बस मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि ये 8 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी निगेटिव चार्ज है, बोले तो ये चोर है। अब इसको रात में दुर्गा माता आ गई इसके सपने में कि भाई तुम चोरी करके लाया, डर गया है कि मैं भाई दूंगा इलेक्ट्रॉन। कितना दूंगा, 1 तो लेकर आया हूं और 1 पनिश के रूप में दूंगा, गिल्ट फील कर रहा हूं इसलिए दूंगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। आप मेरी बातों से क्या समझ रहे हैं, कोई दुर्गा माता नहीं है,
मॉलिक्यूल के पास कोई दुर्गा माता नहीं है। मतलब अगर मॉलिक्यूल, अगर कोई स्पेसिस इलेक्ट्रॉन दूसरे का लेके आ रहा है, दूसरे का लेकर के आ रहा है, और तब भी 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के आया और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, तब भी उसको बेचैनी रहेगी, मतलब कि वह अनस्टेबल रहेगा, वह चाहेगा अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना, देना। चलिए, इतनी भूमिका थी, है ना। अब जो मैं बोला हूं इसी के बाद से मैं कार्बन आयन को डील कर दूंगा, कंप्लीटली एकदम एग्जैक्ट डील कर दूंगा। चलिए, आप हेड करें जरा, आप हेडिंग करें कार्बन आयन। कार्बन पे निगेटिव चार्ज, कार्बन आयन बोले तो कार्बन पर निगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले बताया चार्ज आ रहा है तो हेट्रोलिटिक या होमोलिटिक, है ना। तो हेट्रोलिटिक, अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, है ना। आप लिखेंगे फॉर्म ड्यू टू हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, है ना। चार्ज है या न्यूट्रल है सर? चार्ज है। कैसा चार्ज? निगेटिवली चार्ज। हैविंग, कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 8 इलेक्ट्रॉन। हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। ठीक है, अब जरा एग्जाम्पल कुछ लिख ले क्या? बिल्कुल लिख ले। CH3 माइनस, CH3 माइनस, CH3 माइनस कैसे बना होगा CH3 माइनस? जरा एक पल के लिए मैकेनिज्म पीछे देखा जाए। ये मान लो कि CH4 रहा होगा, ये बॉन्ड टूटा होगा। टूटा कैसे होगा? तो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गए होंगे, मतलब कि ये कुछ ऐसी कहानी बनी। C 3 हाइड्रोजन तो है ही, 3 हाइड्रोजन है ही, कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ गया, H पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, H पे पॉजिटिव चार्ज चला गया। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। ये बन गया हमारा क्या? कार्बन आयन। ये क्या हमारा बन गया? कार्बन आयन। ये कार्बन आयन कैसे बना? तो सर इसमें अभी जो हमने कार्बोकेटायन पढ़ा था उसमें दूसरा स्पेसिस इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड पेयर का, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर दूसरा स्पेसिस भागता था, वहां पे लिविंग ग्रुप होता था। यहां पर खुद कौन लेके जाएगा? कार्बन लेके जाएगा। बिल्कुल तय बात है, यहां पे खुद कौन लेके जाएगा? कार्बन लेके जाएगा। है ना। तो लिखेंगे इसी में फॉर्म्ड, चलिए एक नया पॉइंट दे देते हैं, या उसी को लिख ले, फॉर्म ड्यू टू हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। पूरा लिख ही देता हूं, फॉर्म ड्यू टू हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन व्हेन कार्बन एटम कार्बन एटम इट सेल्फ, अपने आप देख रहे हैं ना, कार्बन एटम इट सेल्फ पुल्ड आउट, खींच लेता है, पुल्ड आउट खींच लेता है किसको? इलेक्ट्रॉन पेयर को। फॉर्म ड्यू टू हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन व्हेन कार्बन एटम इट सेल्फ, अपने आप कार्बन एटम खुद ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले तो कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी। कैसा चार्ज है सर? निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस शेल में, है ना। कैसे स्पीसीज है सर? है ना। तो देख बेटा, ऐसे सोच, तुम्हारे गांव में कोई ऐसा लोग है जो कहीं पे डकैती करके लाता है, पैसा कहीं से चुरा के ला ले, तो उसमें अमीरी झलकता है कि नहीं बेटा? कहीं से वह पैसा चुरा के ला ले तो वह अमीरी झलकता है। पैसा चुरा के लाया तो पैसे की अमीरी, इलेक्ट्रॉन चुरा के लाए तो इलेक्ट्रॉन की अमीरी। बोले तो ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है क्या? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। आपने देखा होगा पुराने बॉलीवुड के मूवी में कि एक डाकू होता था, गांव के बीच में बसा हुआ रहता था और वो पैसा लेके आता था और मंदिर बना देता था, मतलब कि दान भी देता था। यस, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो ये दान दे सकता है क्या? सेम कहानी तो वहीं चल रही है।
जो बॉलीवुड में एक डाकू की कहानी चलती थी, वही कार्बोनाइन है, किसी कहीं से चुरा के लाया है पैसा, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स ना, बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनर है, कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स है ना। चलिए ठीक है, इतना आप लिख लें, इतना लिख ले, मैं मिटाऊंगा। कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन मैंने कार्बोनाइन पहला स्पीसीज, फ्री रेडिकल पढ़े थे वह भी एक्सेप्ट किया था इलेक्ट्रॉन को, कार्बोकेटाइन पढ़े थे वह भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था। ये पहला ऐसा रिएक्शन इंटरेंट मिल रहा है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब जरा देखें, यहां पर एक टर्म आता है भाई न्यूक्लियोफाइल। जस्ट पीछे इलेक्ट्रोफाइल पढ़े थे, ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। ये भी दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से वर्ड है भाई? एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट देयर आर न्यूक्लियस एंड फाइल। बोले तो न्यूक्लियो एंड फाइल। न्यूक्लियस, न्यूक्लियो बोले तो दिस इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियस, सिंपल न्यूक्लियस। और ये फाइल बोले तो आप जानते हैं बेटा, लविंग स्पेसीज है ना। बोले तो क्या इलेक्ट्रॉन पसंद करने वाले, सॉरी न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं प्रोटॉन, मैं ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, मैं बोल रहा हूं कि मैं न्यूक्लियस लविंग हूं, मतलब कि मैं सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन को नहीं चाहता हूं। यस, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन को नहीं चाहूंगा तो मेरे पास जो भी इलेक्ट्रॉन होगा मैं फेंक दूंगा, दे दूंगा किसी को। मतलब कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, वह न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज है, मतलब कि वह सीधे सीधे क्या कहना चाह रहा है कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन डोनर हूं, है ना। तो न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज बोले तो विच स्पेसीज हेट इलेक्ट्रॉन, विच स्पेसीज हेट, घृणा करता है किससे? इलेक्ट्रॉन से। हेट इलेक्ट्रॉन्स, हेट बोले तो फेंक देगा, घृणा है तो फेंकना शुरू करेगा, बोले तो उसी को सभ्य शब्दों में बोल सकते हैं डोनेट करना, है ना। जिसको पैसा से मतलब नहीं है, वो पैसा कमाता है, डोनेट कर देता है। तो यहां भी पैसे की हम जो भी बात करेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सेंस में नहीं करेंगे, न्यूक्लियस के सेंस में नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन के सेंस में करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है जिसको दिया जा सकता है, लिया जा सकता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है हमें, कोई भी केमिस्ट्री में चर्चा नहीं चलेगी। उसके लिए एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री होता है, अलग केमिस्ट्री होता है, हम नहीं पढ़ने वाले हैं। जो भी हमारी बात होगी इलेक्ट्रॉन के टर्म में होगी, है ना। तो एक टर्म आया हमको न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फाइल बोले तो लविंग स्पेसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज। भाई न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज क्या है? मतलब कि जो न्यूक्लियस बोले तो पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज को पसंद करता हो, पॉजिटिव चार्ज को जो पसंद करेगा वह पक्का निगेटिव चार्ज को घृणा करेगा। जो सत्य को पसंद करता हो पक्का वह असत्य को घृणा करेगा। तो सत्य का उल्टा असत्य, पॉजिटिव का उल्टा निगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज का लव करता हो वह पक्का निगेटिव चार्ज से घृणा करेगा, बोले तो निगेटिव चार्ज को वो देगा, डोनेट करेगा। तो ये लिखे, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? विच स्पेसीज हेट इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ठीक है, इंग्लिश थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन समझ में आ रहा है ना। वह स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो एक तो न्यूक्लियोफाइल हमने जान गया। इसी से इलेक्ट्रॉन देने के ही संदर्भ में एक और टर्म आता है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन लेने के संदर्भ में दो टर्म आया, लीविस एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता था, और इलेक्ट्रोफाइल जो किसी भी मात्रा में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था। लीविस एसिड के लिए कंडीशन तय था, शर्त तय थी कि पेयर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी वह लीविस एसिड कहा जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक्सेप्ट करना जरूरी था, कितना एक्सेप्ट कर रहा है इससे मतलब नहीं था, लेकिन लीविस एसिड में कितना एक्सेप्ट कर रहा है उससे जरूरी था। वेरी सिमिलर, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कितना डोनेट कर रहा है जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक टर्म आता है भाई लीविस बेस। क्या है हमारा लीविस बेस? तो लीविस बेस का डिफिनीशन अगर मैं लिखूं, विच
डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या भाई? विच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड लीविस बेस। यहाँ पे तय बातें हैं, कितना? लोन पेयर, पेयर में इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो ठीक है, इतनी बातों को आप लिख लेंगे वहीं पे, जस्ट जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एकदम सीक्वेंस, जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखते चलना है। ये नहीं कि सर फेयर कैसे करेंगे, कोई फेयरिज्म नहीं, कोई इससे सुंदर क्या हो सकता है ना। नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन दिस, कुछ भी इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। ये अपने आप में ब्यूटीफुल है, मजेदार चीजें हैं यार, मजेदार चीजें हैं। ठीक है सर, इतना पोल पढ़े आप। तो ये बताइए ना, कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं क्या कार्बन आयन को? तो सर न्यूक्लियोफाइल वह जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। क्या कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्या? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्या? हाँ 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 हाँ, एक न्यूक्लियोफाइल होता ही है सर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो हम अभी कार्बन आयन पढ़ रहे हैं, तो कार्बन आयन क्या एक्ट कर सकता है क्या न्यूक्लियोफाइल का? यस बिल्कुल, कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को हमेशा मैं Nu- लिखा करूंगा। मतलब कि ये कह ही रहा है, देखो न्यूक्लियोफाइल माइनस लिखते हैं, माने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये देगा। इलेक्ट्रोफाइल पे बेटा प्लस लिखते हैं, बोले तो कमी है इलेक्ट्रॉन का, ये लेगा, है ना। और ये माइनस है तो देगा। और इलेक्ट्रॉन डोनर ही तो न्यूक्लियोफाइल होता है। कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तो कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्या ये लीविस बेस जैसा काम कर सकता है क्या? तो अब मैं शुरुआत जहां से किया था कार्बन आयन के बारे में, वो बात जरा याद करें। ये लूट के लाया है भाई, ये लूट के लाया है, माइनस लूट के लाया है। अब इसको रात में सपना आ गया, रात में सपना आ गया मेरे भाई कि तुम्हारे साथ अनहोनी हो जाएगी, तुमने किसी को सता के इलेक्ट्रॉन लाया है, तुम्हारे साथ अनहोनी हो जाएगी। तो ये अब देना शुरू कर देगा, ये अब देना शुरू कर देगा। कितना देगा भाई? एक ठो लेके आया था, अब इसको डर लग गया कि भाई मैं दोनों दे दूंगा, एक भी अपना भी दे दूंगा सजा के रूप में। मतलब कि यह कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है? एक। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है क्या? और जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वे लीविस एसिड भी होते हैं क्या? यस, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वो लीविस एसिड भी होते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या? कैन एक्ट एज अ लीविस बेस, सॉरी लीविस बेस, जहां जहां भी मैं एसिड अभी बोला होगा बेस, तो कैन एक्ट एज अ लीविस बेस, कैन एक्ट एज अ लीविस बेस। बहुत सुंदर, सुपर हिट बातें चल रही है, सुपर हिट बातें चल रही है सर। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन को क्या दो के पेयर में सजाया जा सकता है क्या? हाँ। तो सारे के सारे पेयर मिल जाएंगे क्या? हाँ सर, पेयर्ड है। मतलब कि ये कार्बन आयन कैसा है? पेयर्ड है। ये बताएं, निगेटिव चार्ज है, पेयर्ड है। मतलब कि ये ऐसा स्पीसीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर नहीं है। तो आप बताएं, पेयर डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, बहादुर पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक बोले तो क्या? डायमैग्नेटिक बोले तो रिपेल्ड होगा, रिपल्सन को फील करेगा। डायमैग्नेटिक बोले तो क्या? रिपल्सन को फील करेगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस कार्बन आयन को रख दी जाए तो रिपल्सन को फील करेगा, रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा ये। तो ये डायमैग्नेटिक जो होता है मतलब कि रिपेल्ड, अभी तो तुरंत लिखाया भाई, रिपेल्ड बाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, रिपेल्ड बाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक है, रिपेल्ड होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। चलो सर ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन मैंने बात कर रखा है भाई, हाइब्रिडाइजेशन बात कर लिया। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा भाई? क्या होगा जरा सा देखें। sp3 का हम जनरली टेट्राहेड्रल बोलते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल कब बोलेंगे? टेट्राहेड्रल तब बोलेंगे जब चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड होगा, तब टेट्राहेड्रल बोलेंगे। जब चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड होगा तब टेट्राहेड्रल बोलेंगे। ये हाइड्रोजन, ये टेट्राहेड्रल शेप में है।
ये टेट्राहेड्रल शेप में है, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसा है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और एक है हमारा लोन पेयर निगेटिव चार्ज के रूप में। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, नंबर ऑफ एक लोन पेयर 4, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 आ रहा है, sp3 आ रहा है। sp3 के लिए टेट्राहेड्रल रटे थे, लेकिन बेटा यहाँ पे टेट्राहेड्रल नहीं होगा। यहाँ पे होगा क्या कि ये जो ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन, किसकी रिपल्सन ज्यादा होगी? बॉन्ड पेयर लोन पेयर की। तो ये इधर और इधर थोड़ा सा दब जाएंगे, मतलब कि ये बॉन्ड थोड़ा सिकुड़ जाएगा, है ना। तो ठीक है, ये तो समझ रहे हैं हम कि सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाएगा, ये तो हमें अभी समझे कि थोड़ा सा इसका रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ये इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, ये ओके। लेकिन सर ये शेप कौन सा है? इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। अगर चारों के चारों sp3 में चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है तो टेट्राहेड्रल। अगर लोन पेयर एक लोन पेयर होता है तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल। देखो भाई 3 ट्रायंगल बन रहा है क्या, है ना, ट्रायंगल बन रहा है ना, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल। पिरामिडल है, देखो पिरामिडल, पिरामिडल आपने देखा होगा, ऐसे ही पिरामिडल बनते हैं, है ना। यहाँ पे कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, है ना। तो ये पिरामिडल शेप में है, ये पिरामिडल शेप में है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल बोलेंगे। तो इसका शेप लिखेंगे टेट्राहेड्रल नहीं, ट्राइगोनल पिरामिडल। sp3 के लिए टेट्राहेड्रल तो रटे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल जनरली, ट्राइगोनल पिरामिडल जनरली। बॉन्ड एंगल क्या होगा भाई? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ट्राइगोनल पिरामिडल, बॉन्ड एंगल क्या होगा? धीरे धीरे यहीं से चीजें सीखते लर्न करते हुए चलेंगे। इनऑर्गेनिक में भी हम इसका शेप वगैरह बहुत पढ़ेंगे, लेकिन अभी आ गया उसके पढ़ने से पहले ही तो हम यहाँ पे भी सीख ही रहे हैं ना कि टेट्राहेड्रल सर अब ये इस आकृति में होगा कुछ। तो ये क्या कौन सा है? देखो ना, एक शेप, दूसरा शेप, और ये एक तीसरा, है ना, पिरामिडल टाइप का होगा ये। तो पिरामिडल है, तीन ट्राइगोनल पिरामिडल है, तो इसको ट्राइगोनल पिरामिडल बोलेंगे। बॉन्ड एंगल क्या होगा? तो अगर ये नहीं झुकता तब इसका हर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है, लेकिन क्या यहाँ पे इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच का एंगल 109.5 डिग्री बचा रहेगा क्या? नहीं, ये थोड़ा सा इधर बेंट कर गया है, थोड़ा सा इधर बेंट कर गया, मतलब कि बॉन्ड एंगल घट जाएगा क्या? यस सर, बॉन्ड एंगल घट जाएगा। तो ये बॉन्ड एंगल 109.5 से घट करके हो जाता है 107 डिग्री। कितना हो जाता है? 107 डिग्री, 107 डिग्री। एक नया टॉपिक, हम नया पॉइंट इसके बारे में लिख रहे हैं, कैन अंडरगो पिरामिडल इन्वर्जन। कैन अंडरगो पिरामिडल इन्वर्जन। क्या लिखा हूं? कैन अंडरगो पिरामिडल इन्वर्जन। ये क्या होता है सर पिरामिडल इन्वर्जन? मैं इसको आपको बताऊंगा, एक डिटेल लेक्चर करूंगा मैं इस पे, या तो ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन कभी टाइम आने पे, लेकिन फिलहाल इसको समझ लें होगा क्या, है ना। ये लोन पेयर है भाई, ये लोन पेयर बड़ा खतरनाक टाइप का है, ये लोन पेयर बड़ा खतरनाक टाइप का है। आप जरा सोचें ये कैसे होगा, एक पल के लिए जरा आप सोचें कि ये कैसे होगा। मैं बोल रहा कि ये लोन पेयर बड़ा खतरनाक टाइप का है। sp3 है, sp3 है, देखा जाए sp3 है, मतलब कि इसमें 3 कार्बन होंगे। एक पल आप रुकेंगे क्या? sp3 3 बॉन्ड बन रहा है, एक पल रुक जाइए, मैं जस्ट अ सिंगल मिनट। हाँ भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जरा देखिए क्या होता है पिरामिडल इन्वर्जन।
ये कार्बन पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ है। मान लो कि यहाँ पे ये कार्बन है, इससे 3 ठो कार्बन का बॉन्ड जुड़ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ गया। यस, 3 हाइब्रिड। क्या आ रहा है सर? sp3। और इसी पे एक और बॉन्ड होगा क्या? ऐसे इसी के ऊपर ये जो हमारा हथेली है वह यही है, देखना जरा, H। और ये जो मेरा हाथ लगा हुआ है वहां पे लोन पेयर है, ये जो ऑर्बिटल खाली जगह दिख रहा है इसमें लोन पेयर लगा हुआ है। ऐसे शेप में होगा सर क्या? कार्बन है। अब ये होता क्या है कि ये जो हमारा लोन पेयर है ना बेटा, ये लुढ़कते रहता है, या तो कभी इधर नहीं तो कभी इधर। जब ये पूरा इधर आने के एकदम बिल्कुल लुढ़क जाएगा तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन तो बहुत हाई होता है, तो ये भागना चाहेगा इधर। अगर ये आएगा इधर तो ये सारे बॉन्ड इससे दूर भागना चाहेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि कार्बन को छोड़ के भाग जाएगा, तो जब ये नीचे आना चाहेगा तो ये जो नीचे बॉन्ड गिरे हुए थे ये ऊपर चले जाएंगे। मतलब कि मैं आपको कहना ऐसे कुछ चाह रहा हूं कि कभी कभी यह जो है वह इस प्रकार से भी चीजें आ जाती हैं, और मतलब कि ये कभी इसमें, ये कभी इसमें, कभी इसमें रहता है। बोले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? इक्विलिब्रियम का साइन मिला करके, है ना। इसी को बोलते हैं पिरामिडल इन्वर्जन। इन्वर्जन बोले तो एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म होना, इन्वर्ट होना। देख रहे ना, ये कभी इस रूप में था, इस रूप में आ जाएगा, फिर ये कभी ऊपर जाएगा तो फिर ये बॉन्ड नीचे आ जाएंगे, इस रूप में आ जाएंगे। ये ऐसे 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 होता रहता है। इसी को बोलते हैं कैन अंडरगो पिरामिडल इन्वर्जन। इससे होता क्या है जरा एक पल के लिए देखेंगे, है ना। मैं आगे इसको लूंगा, बहुत बड़ा लेक्चर चलेगा इस पे, और कमाल के क्वेश्चंस आते हैं, फ्रेमिंग होते हैं जेईई एडवांस के लिए। तो इससे होगा क्या कि ये लोन पेयर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, एक ही मॉलिक्यूल में कभी लोन पेयर ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब जरा देखना, अगर तुम आते हो मेरे सामने, तुम खड़े हो जाओ और मुझसे ये पेंसिल लेने की कोशिश करो, है ना, लेकिन मैं कभी इस हाथ में, कभी इस हाथ में, कभी इस हाथ में, कभी इस हाथ में, अगर बड़ा एक्सपीरियंस हूं तो गिर गया नीचे। लेकिन एक्सपीरियंस फटाफट तुम इधर जैसे जाओगे तैसे मैं इधर इस हाथ में रख लूंगा, जैसे तुम इधर जाओगे इस हाथ में रख लूंगा। क्या तुम मुझसे ले पाओगे क्या पेंसिल? नहीं ले पाओगे, बहुत मुश्किल होगा, बहुत टाइम लगेगा। मतलब कि मैं अपने पेंसिल को अपने पास रख पा रहा हूं, यस, कभी इस हाथ में कभी इस हाथ में। तुम जैसे ही इस हाथ के पास पहुंचे मेरा इस हाथ में आ गया, जैसे ही दौड़ के इस हाथ में पहुंचे इस हाथ में आ गया। मतलब कि ये पेंसिल को अपने पास रख पा रहा हूं क्या? मतलब कि यह पेंसिल मेरे पास ज्यादा देर तक रह पा रहा है क्या? मतलब कि यह पेंसिल अपनी स्थिति को ज्यादा देर तक मेरे पास बना के रख पा रहा है क्या? तुरंत आज ही की क्लास में तो पढ़े हैं, नहीं प्रीवियस लेक्चर्स में, कि जो अपनी स्थिति को जितना ज्यादा देर तक बना के रख सके वो उतना ज्यादा स्टेबल। तो इससे ये पिरामिडल इन्वर्जन से क्या होता है? लोन पेयर की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, लोन पेयर की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो बातें क्वेश्चंस आएगा तो हम करेंगे, लेकिन ये समझे कि बॉन्ड एंगल 160 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि सर ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन होता है, ये दाब देता है थोड़ा सा इसको, ये थोड़ा सा दब जाता है, इसके बॉन्ड एंगल घट जाते हैं। ये ट्राइगोनल पिरामिडल है, टेट्राहेड्रल नहीं जानेंगे इसको टेट्राइगोनल पिरामिडल बोलेंगे। और एक नई बात ये सीखें कि सर यह जाता है पिरामिडल इन्वर्जन में, या इसी को कभी कभी एमीन इन्वर्जन भी बोलते हैं, पढ़ेंगे। ठीक सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। इतनी तो जाने सर, स्टेबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण बात बताओ ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में। चलिए, सॉरी कार्बोकेटाइन में क्यों बोल रहा हूं, कार्बोनाइन। कार्बोनाइन बोले तो सी पे माइनस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, है ना। तो जरा देखें पहले फील कर लें। सर ग्रुप तो दो ही होंगे, या तो देने वाले इलेक्ट्रॉन बोले तो प्लस आई ग्रुप, या तो खींचने वाले इलेक्ट्रॉन बोले तो माइनस आई ग्रुप। अगर ये CH3 माइनस है, CH2 और इसका एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन हट करके कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये तो पहले ही बेटा कहीं से डकैती करके बड़ा गिल्ट फील कर रहा है, बड़ा बेचैन है ये। अब ये चाहेगा क्या लेना, अगर कोई इसको और ला करके देगा इसकी मनोबल और गिर जाएगी, बोले तो ये और अनस्टेबल हो जाएगा। देने वाला क्या? देने वाला राम नहीं, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप, देने वाला दाता, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप, प्लस आई बोले तो दाता। तो दाता अगर ग्रुप लगेगा देने वाला तो इसकी स्टेबिलिटी और घट जाएगी। अगर कोई लेने वाला ग्रुप लगेगा बेटा
लेने वाला ग्रुप तो ले करके इस निगेटिव को कम करेगा, इस घाव को कम करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो माइनस आई ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, जबकि प्लस आई ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो चलिए इसी बात को लिख ली जाए। हाँ सर, माइनस आई ग्रुप क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। तो जितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई उतनी ज्यादा स्टेबल। तो चलिए सबसे पहली बात लिखें, स्टेबिलिटी ऑफ carbon ion is directly proportional to strength of minus I